हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MSK सेंटर पर। मैं राहुल कुशवाहा आप सभी को ले चलूंगा आज बायोलॉजी के क्वेश्चंस और आंसर्स की दुनिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, आपकी आदत लग चुकी है किस चीज़ की? आपकी आदत लगी हुई है MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो मैं ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल की बातें करने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स को चूज करूंगा आज के वीडियो में जो कि हर एक एग्जाम को कवर कर सकता है। वो 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, वो रेलवे एग्जाम के प्रिपरेशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आज इस लेक्चर में मैं बेसिक एक आइडिया दूंगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे जो मेन क्वेश्चन है उनके। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा क्या कि यार ये डाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डाइजेशन? तो आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन क्या, आप क्या बोलोगे कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि ऑब्टेन किए जा सकते हैं हमारे डाइट के थ्रू। बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का कन्वर्जन छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब वो कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो टूटेंगे? तो वो फैट भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, फैट्स टूटेंगे तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलेगा, प्रोटीन्स टूटेंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। देखो यार, मैंने लिख रखा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना और लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना कैसे? अपने जैसे मान लो रोटी खाते हो, रोटी खा रहे हो मतलब कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तुम, ठीक, तो उसका ब्रेकडाउन होगा किस चीज़ में? ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे ज़रूरी होता है? फोटोसिंथेसिस वगैरह में करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स वालों के लिए जरूरी है। हमारे लिए क्या जरूरी है कि जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसमें क्या है, ये काम आता है। इसको जरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ डिफरेंट आर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? What is the evolutionary advantage of extracellular digestion? देखो यार, दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसको बोलते हैं? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज दैट इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स टेक्स प्लेस विद इन द सेल। और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है वो आउटसाइड द सेल होता है। कितने तरह के सेल होते हैं यार? कितने तरह के होते हैं डाइजेशन? एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक, इंट्रासेलुलर में क्या होगा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा वो सेल के अंदर होगा। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल। और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा? ब्रेकडाउन आउटसाइड द सेल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहोगे तो जैसे ये जो इंट्रासेलुलर है ना, इंट्रासेलुलर ये सेल के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाला है वो स्पेस में होगा। स्पेस वो कौन सा है? हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्यूब्स हैं। कौन से? आउटसाइड कहने का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव ट्यूब्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि बॉडी के बाहर चले जाओ तुम, बॉडी के बाहर की बात नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर की बात रही है। तुमने नाम सुना होगा एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, तो वो जो डाइजेस्टिव ट्यूब्स है ना, वो जो डाइजेस्टिव ट्यूब्स है उनके अंदर होता है डाइजेशन। ठीक, ये बेसिक बात हो गई कि दो तरह के डाइजेशन होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनिज्म कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के टाइम डेवलप किए, उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एडवांटेज क्या है? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एडवांटेज क्या है? तो देखो यार, एक्स्ट्रा सेलुलर एडवांटेज का डाइजेशन ये है ना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करता है, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? बेनिफिट लेने के लिए। किस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए? वैरायटी ऑफ फूड्स का। क्योंकि जो ब्रेकडाउन है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बोले तो लार्जर मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉलर वंस, कहाँ पे? आउटसाइड द सेल,
वो परमिट करता है इनको किस चीज़ के लिए, कि तुमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ फूड पे डिपेंड नहीं करना है। क्योंकि यार जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है उसमें क्या है, 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफ्यूजन, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। लिक्विड सॉलिड के लिए अंदर आने के लिए और गैस आने के लिए तीनों प्रोसेस हो गया। पिनोसाइटोसिस लिक्विड वाले के लिए, फेगो सॉलिड वाले के लिए और डिफ्यूजन गैसेस के लिए। ये 3 चीज़ों से क्या हो रहा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम चलेगा अपना। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है ना, तो उसमें इन तीनों का झोलम झाल कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो अलाउ करता है ऑर्गेनिजम्स को वैरायटी ऑफ फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि ये जो डिफ्यूजन होता है, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, ये मेम्ब्रेन बाउंड फंक्शंस होते हैं और इसमें कुछ सेमी परमिएबल होता है, कुछ सेलेक्टिवली परमिएबली ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, कुछ के लिए तो मेम्ब्रेन इम्परमिएबल ही होता है। तो इस सब चीज़ का प्रॉब्लम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और फिर ये फायदेमंद भी है, ठीक। नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यार कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन allows organisms to benefit variety of foods। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग। बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वही बहुत अच्छा है, क्या कि व्हाट आर द सम इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता क्या है। ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। क्या कि बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट। मतलब कि अगर ये कोई ट्रैक्ट है तो उसका ओपनिंग क्या है, दोनों खुला रहेगा। ये कौन सा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सा होगा, जिसमें एक ही ओपनिंग होगा, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट। यहाँ पे बोथ माउथ एंड एनस लिखने से अच्छा है ना यार कि मैं लिख दूं यहाँ पे कि 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं बोथ माउथ एंड एनस लिख रहा हूँ तो ये मैं गलत लिख रहा हूँ एक तरीके से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल ओपनिंग है वही काम करता है किसका, माउथ और एनस दोनों का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ओपनिंग प्रेजेंट, 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है और यहाँ पे 1 ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ये एक ही ओपनिंग काम कर रहा होता है, किस चीज का, माउथ और एनस दोनों का। ये जो 1 ओपनिंग है काम किसका कर रहा होता है, एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। और यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग है, अगर ये माउथ है तो ये क्या है, एनस है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करोगे तो इनकम्प्लीट में निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। और कंप्लीट की बात करोगे तो एनिमल्स में, और एक्सेप्ट किस में, एक्सेप्ट पोरीफेरा। पोरीफेरा को मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्यूब प्रेजेंट ही नहीं होता है, नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसके अंदर होता है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा होता है, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है यार, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे क्या कि पोरीफेरा के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। अब मजे की बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। तो देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एडवांटेज क्या है ना यार, कि ये अलाउ करता है एनिमल को कंप्लीटली खाना खाओ निकालो, ठीक है। एक ओपनिंग होगा तो क्या होगा, या तो एक बार में वो खा सकता है
या फिर एक बार में वो निकाल सकता है, बोले तो एक्सक्रीशन कर सकता है। लेकिन अगर 2 ओपनिंग प्रेजेंट है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले निकालेंगे तब खाएंगे। जो रेसिडुअल है, जो बॉडी का वेस्ट है, इस इनकम्प्लीट डाइजेशन में क्या होगा, एक बार निकालेगा फिर वेट करेगा कि निकल जाएगा तब खाएंगे। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मामले में क्या है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, तो वहां पे उसको रेसिडुअल को, अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो खा भी सकता है निकाल भी सकता है। इसका एक फायदा क्या होगा ना कि जो एब्जॉर्प्शन है लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, वो पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर क्या था कि वेट करना है तो फिर टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ हो सकता है। और मजे की बात यह है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लार्जर अमाउंट्स है उनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खा सकता है, ठीक है। और एक मजे की बात क्या है ना यार, कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब है 2 ओपनिंग का, वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट साइड की चीज़ का, फिजिकल और केमिकल कंडीशन का। जैसे बोले तो माउथ, स्टमक, बावेल्स। बावेल्स किसको बोलते हैं, जो खाना हमारे स्टमक से जाता है ना, उसको बोलते हैं। तो किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है ये केमिकली और फिजिकल कंडीशन, जो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री डाइजेस्टिव इंजाइमेटिक रिएक्शंस होने वाले हैं उस चीज़ के लिए। तो ये याद रखेंगे आप लोग। फिर यहीं पे एक बात कर लेता हूँ कि यार कि 2 तरह के डाइजेशन एक और होते हैं, क्या, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन किसको बोलते हैं कि जिसमें कोई केमिकल का यूज ना हो, मतलब कि माउथ से जो तुम रोटी को तोड़ते हो या फिर चावल को चबाते हो ना, वो कौन सा डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन 2 तरह का होता है, एक केमिकल होता है और एक मैकेनिकल होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन किसको बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फूड एडेड बाय स्पेशलाइज्ड फिजिकल स्ट्रक्चर सच एज टीथ। ठीक, किससे होगा यहाँ पे डाइजेशन, सॉरी डाइजेशन वर्ड नहीं लिखे, हम वर्ड लिखेंगे ब्रेकडाउन या फिर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन फिजिकली, किससे, टीथ से ही तो चबाते हो ना यार, टीथ से चबाते हो। ठीक फिर क्या केमिकल्स वाले में क्या होता है। और एक और क्वेश्चन यार, एक बार बताओ कि ये जो मोलस्क्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, अर्थवर्म से वर्टिब्रेट है, इन जनरल इनमें कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में। तो देखो जो कुछ मोलस्क जो होते हैं ना, उनके अंदर मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन होता है रेडुला से। रेडुला याद रखना, मोलस्क्स में किससे होता है, मोलस्क्स में रेडुला के थ्रू होता है। फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन किसके थ्रू होता है, रेडुला से होता है। रेडुला क्या होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, रेडुला, ये याद रखेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडुला कैसा होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखेंगे कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है, बोले तो फिजिकल डाइजेशन, वो मोलस्क के अंदर किसके हेल्प से होता है, रेडुला के अंदर होता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर माउथ पार्ट्स के थ्रू होता है, वो माउथ पार्ट से ही मैकेनिकल डाइजेशन वगैरह करते हैं। केमिकल डाइजेशन की बात करोगे तो केमिकल डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो 2 तरह के डाइजेशन, उधर मैंने क्या बताया था आपको कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, फिर अब मैंने क्या बता दिया कि केमिकल और मैकेनिकल। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यार, देखो इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन डाला हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। दूसरा क्वेश्चन है कि अप्रॉक्सीमेट पीएच क्या होता है, क्या वो एसिडिक होता है, क्या वो बेसिक होता है, क्या वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्या वो स्लाइटली बेसिक होता है, क्या वो हाईली एसिडिक होता है या फिर हाईली बेसिक होता है। 6 कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन लिया क्या कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा। एमसीक्यू के फॉर्म में ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना। देखो मेजर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। कितने हैं, कितने ग्लैंड्स हैं, 6 हैं। कौन कौन सा, एक है पैरोटिड ग्लैंड के पास में, ठीक, 2 है मैंडिबल्स के नीचे सब मैंडिबुलर रीजन में, 2 है टंग के नीचे। ठीक, जैसे कौन है, एक
एक का नाम अगर मैं लूँ तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सब मैंडिबुलर। क्या हो जाएगा, सब मैंडिबुलर। ठीक, सब मैंडिबुलर कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंडिबल्स के नीचे। दूसरा का नाम लूंगा टंग वाले का, तो उसका नाम क्या है, सबलिंगुअल। क्या नाम है, सबलिंगुअल नाम है। ठीक, देखो यार क्या है ना कि इनके अंदर ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनका अलग अलग नाम है, वॉर्टन्स डक्ट, स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है यार, ये पैरोटिड ग्लैंड के पास में, वन इन ईच पैरोटिड ग्लैंड, वन इन ईच पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड, एक पैरोटिड ग्लैंड के एक प्रेजेंट है, दो मैंडिबल्स के नीचे प्रेजेंट है, या दो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कितना अमाउंट में है, दो है। पेयर में वन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दो है। ये भी कहाँ पे, ये भी कहाँ गया, ये दो है और ये दो, मतलब बोले तो टोटल 6 प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। अब बात आती है यार, लोकेशन याद रखना है, सबलिंगुअल कहाँ पे है, टंग के नीचे। सबलिंगुअल कहाँ पे है, टंग के नीचे। सब मैंडिबुलर कहाँ है, बीनीथ मैंडिबल, बीनीथ मैंडिबल, और ये ईच पैरोटिड ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है लोकेशन। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आखिर इसका पीएच कैसा होता है सलाइवा का। तो सलाइवा का पीएच अप्रोक्सीमेटली 6.8 होता है। कितना होता है पीएच, पीएच कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.8। कितना, 6.8, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइटली एसिडिक। कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि 7 तो नॉर्मल होता है, 7 के बाद बेसिक हो जाता है, तो ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है हमारा पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं, सपोज रोटी खाते हो, रोटी क्या होता है, सूखा होता है, लेकिन जब तुम उसको चबाते हो, मेस्टिकेशन करते हो, तो क्या होता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है। तो वो जो लुब्रिकेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, सलाइवा। क्या करता है, सलाइवा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फूड को, और वहीं से स्टार्ट होता है क्या, एंजाइमेटिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या स्टार्ट होता है, एंजाइमेटिक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो सलाइवा क्या करता है यार, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा lubricates the food and start the enzymatic extracellular digestion। इसका ये मतलब नहीं है कि सलाइवा का बस यही फंक्शन होता है। क्वेश्चन में लिखा है मेन फंक्शन क्या है, देखो इसके अंदर पटालिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी मारते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे बस उसने ये पूछा कि मेन फंक्शन क्या है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि सलाइवा लुब्रिकेट करता है फूड को और स्टार्ट कर देता है, एंड स्टार्ट्स द एंजाइमेटिक एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये काम किसका है, सलाइवा का है। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट और क्या होते हैं यार, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम क्या है, पटाइलिन, लाइसोजाइम। ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा के अंदर। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यार क्या कि वाई डज नॉट द फूड इंटर द ट्रेकिया इंस्टीड ऑफ गोइंग टू ईसोफेगस। देखो यार हमारे बॉडी में 2 पाइप है, अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये ऐसे हैं, और अगर ऐसे देखोगे तो ये ऐसे दिखेंगे तुमको। 2 पाइप है, एक है ईसोफेगस और एक है ट्रेकिया। जब हम खाना को अंदर लेते हैं तो क्या है, कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, उसके थ्रू खाना जाता है। फूड और एयर दोनों किसके थ्रू जाता है, यहाँ तक फेरिंग्स के थ्रू जाता है, ये फेरिंग्स के थ्रू जाता है। लेकिन जब फूड को हम स्वेलो करते हैं तो वो लेरिंग्स के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, कवर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। और जैसे ही हम खाना को निगलते हैं ना, वो क्या करता है, एपिग्लोटिस की उसको कवर कर देता है, ट्रेकिया को क्या करता है, बंद कर देता है,
और खाना उसमें ना जाके खाना हमारे ईसोफेगस में जाता है। अगर गलती से बाई चांस एक दाना भी अगर चला गया तो तुमको उसी टाइम क्या है, खांसी आ जाता है। क्या जाता है, खांसी आ जाता है। तो ये जो फूड हम इनगल्फ कर रहे हैं वहाँ पे क्या है कि ट्रेकिया क्या करता है, एक मटेरियल वो जो है वही इपीग्लोटिस के वजह से क्या कर देता है, उसको रोक देता है। किसके वजह से रोकता है, फूड इपीग्लोटिस के वजह से विंड पाइप में ना जाके किस पाइप में जाता है, ईसोफेगस के अंदर जाता है। तो इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू इपीग्लोटिस की वजह से ऐसा होता है। ठीक, और तुम अगर लिखना चाहो ना तो और एक लिख सकते हो, डेफिनेशन बोला जाता है क्या कि when food is swallowed the swallow reflex is activated and the larynx elevate and closes to avoid portion। तो जो larynx elevate and close the portion वो क्या है, एपिग्लोटिस। जो larynx के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि elevates and close to avoid the portion, वो पोर्शन जो कवर हो रहा है वो किसके थ्रू कवर हो रहा है, एपिग्लोटिस के वजह से कवर हो रहा है। एक मजेदार क्वेश्चन पूछ लूं, एक बात बताओ कि किसी नहीं छोड़ो, अच्छा ये बताओ, जैसे ईसोफेगस हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, ठीक, तो कोई पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ है, फ्लैट एकदम ऐसे फ्लैट लेटा हुआ है, तो खाना कैसे निकल जाता है अंदर। क्वेश्चन क्या है मेरा कि ईसोफेगस हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और कोई पेशेंट ऐसे बेड पे लेटा हुआ है फ्लैट एकदम, उसको खाना देते हो तो खाना निकल जाता है, स्टमक में चला जाता है यहाँ पे। कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा कैसे हो पाता है। तो जो देखे यार, ये जो हमारा ईसोफेगस है, ये जो हमारा ईसोफेगस है प्रीडोमिनेंटली क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन होने के साथ साथ क्या है ना कि इसके जो 1/3 पार्ट होता है ना, उसमें स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि यार तुम इतने बकवास किए जा रहे हो ईसोफेगस के बारे में, पर ये ईसोफेगस हमारा तो मस्कुलर ऑर्गन है। फिर बताओ कि कोई पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ रहता है तो कैसे खाने को पेटवा में निगल जाता है। तो तुम क्या बोलोगे कि जो ईसोफेगस ट्यूब फॉर्म करता है, इसके सुपीरियर थर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, और लोअर पार्ट में क्या है, अपर पार्ट में क्या है, स्ट्रेटेड मसल, लोअर पार्ट में क्या है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। और ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है ना, वो क्या करता है कि खाने को क्या है, विदाउट ग्रेविटेशनल हेल्प भी लेके चला जाता है। जैसे तुम खड़े हो और खाना खा रहे हो तो नीचे जा रहा, मतलब ग्रेविटेशन का कुछ ना कुछ रोल है। लेकिन जब तुम सोए हो तो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि खाना को यहाँ से यहाँ जाना है। तो अगर तुम लेट गए तो खाना ऐसे जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन तो नीचे लगता है, तो खाना नीचे थोड़ा ना जाएगा, खाना तो ऐसे जाएगा। तो ऐसे ले जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना हेल्प करने के लिए। तो जब पेरिस्टाल्सिस होता है तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू। क्या, स्मूथ मसल टिश्यू, ये दोनों टिश्यू मिलके क्या है, हेल्प करता है किस चीज में, पेरिस्टाल्सिस में। किस चीज में, पेरिस्टाल्सिस। किस चीज में हेल्प करता है, पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है। और वही बिना ग्रेविटेशन और हेल्प के भी क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है फूड का। कहाँ पे, स्टमक के अंदर। एक और क्वेश्चन बताओ यार कि जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो उसका रूट क्या होता है, रूट मतलब रास्ता कहाँ होता है, ड्यूडेनम तक पहुँचने तक का। तो जब तक खाना ड्यूडेनम तक नहीं पहुँचा, क्वेश्चन मेरा क्या है कि जब तक खाना ड्यूडेनम तक नहीं पहुँचा उसका रास्ता क्या है, माउथ के बाद कहाँ से पास होकर वो ड्यूडेनम तक जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं पूछ दिया ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए कि यहाँ से कहानी शुरू होकर जो यहाँ तक जा रही है वो कैसे जा रही है। तो माउथ से शुरू हुआ, पास किया किससे, फेरिंग्स से। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स के बारे में एक बात याद रखना है। क्या, फेरिंग्स के बारे में आपको बात याद रखना है, एक फेरिंग्स के बारे में बात याद क्या रखना है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज है किसका, ये फूड और एयर दोनों जाने का। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा था कि पहले माउथ में गया, वहां से फेरिंग्स में गया, फिर वहां से क्या, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक,
और तब स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, डुोडेनम में जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं, क्या कि जो वाल्व, ये पाइप है, मान लो ये हमारा इसोफेगस, ये हमारा क्या है, इसोफेगस है। इसोफेगस के नीचे का पार्ट है, तो वो स्टमक से क्या है, सेपरेट होगा, कोई ना कोई चीज़ ढका होगा ना यार, नहीं तो क्या होगा, खाना तो खूब ठूस ठूस के खा रहे हो, क्या खाना तो खूब ठूस ठूस के खा रहे हो मज़े से एकदम, क्या हुआ, ज़्यादा खा लिए, और ज़्यादा खा लिए और हमारे इसोफेगस के नीचे कोई ढक्कन है ही नहीं, कोई ढक्कन है ही नहीं। अब क्या होगा कि ज़्यादा खाना खा लिए हो, बस ओवरफ्लो मारेगा, ओवरफ्लो मारेगा, फिर क्या कर दोगे, उल्टी कर दोगे। तो वही उल्टी को रोकने के लिए, वही वोमिटिंग को रोकने के लिए, वही बैक फ्लो को रोकने के लिए हर पाइप के नीचे, हर पाइप के जंक्शन पे हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में वाल्व्स प्रेजेंट है, जो कि सेपरेट करते हैं एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब से। सेम कहानी यहाँ पे क्या है कि इसोफेगस को स्टमक से सेपरेट करने वाले भी वाल्व प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है, कार्डिया। क्या का नाम है उसका, कार्डिया नाम है। और उसका फंक्शन क्या है ना, कि वो जो एसिडिक गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो जाता है, उल्टी काहे होता है, उल्टी जब होता है पेट में गैस भी बनता है, ढकार भी आता है, तो क्या है कि जब उल्टी हो रहा होता है तो उसी को रोकता है क्या, देखो स्टमक से इसोफेगस में तो आएगा ना, तो ये जो ढक्कन था, अगर ढक्कन नहीं होगा तो आ जाता, लेकिन ढक्कन प्रेजेंट है ना, वो ढक्कन कौन सा है, वाल्व है। तो वाल्व क्या करता है ना कि उसको कवर कर देता है ताकि उल्टी ना हो पाए, मतलब कि इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम द स्टमक टू इसोफेगस। अगर ये वाल्व प्रेजेंट ना हो, अगर ये वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा इसोफेगस में, क्या होगा ना कि इससे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। क्या क्रिएट होगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक डिजीज है जिसका नाम क्या बोलते हैं हम, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग। क्या बोलते हैं, रिट्रोस्टर्नल बर्निंग। क्या बोलते हैं ना कि भोजपुरी में बोलते धुआं ढेकार आ रहा है, जब इधर से गैस निकल रहा है तो यहाँ पे जलन हो रहा है, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, डकार आ रहा है, पूरा यहाँ पे जलन हो रहा है एकदम, थोड़ा गैस का दवा दीजिए। क्यों होता है, क्योंकि वाल्व कभी कभी इरेगुलर काम कर देते हैं, वाल्व अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाओ, डाउट पूछो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।